क्वेश्चन नंबर 37 का देखते हैं। सरल एवं संयुक्त पति में अंतर स्पष्ट कीजिए। संयुक्त एवं सरल पति में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है। देखते हैं उत्तर है हेडिंग सरल एवं संयुक्त पति में अंतर। सरल पति, संयुक्त पति। सिंपल लीव्स, सरल पति को कहते हैं सिंपल लीव्स। संयुक्त पति को कहते हैं कंपाउंड लीव्स। देखते हैं सिंपल पति और संयुक्त पति। सिंपल लीव्स पहले इसका पहला देखते हैं। सरल पति में वे केवल एक पर्ण फलक होता है, संयुक्त पति में पर्ण फलक कई छोटे छोटे पर्णकों में बटा होता है। जैसे संयुक्त पति का क्या होता है, इसमें संयुक्त पत्ती जैसे इमली की पत्ती होती हैं, ऐसे ऐसे निकली हुई होती हैं। संयुक्त पत्ती इमली की ऐसे निकली हुई होती हैं, उसमें पर्णक छोटे छोटे पर्णकों में बटा होता है। दूसरा देखते हैं। सरल पत्ती के कक्ष में कम से कम एक कक्षास्थ कलिका या इससे बनी शाखा होती है। जैसे एक पत्ती जो सरल पत्ती होती है उसकी एक शाखा होती है, एक ही उसका कक्ष स्थल होता है। कलिका यानी कि एक कली ही या इससे बनी शाखा होती है। इसमें मध्य सिरा पिछास के कक्ष में कलिकाएं होती हैं। पर्णकों के कई कक्ष में कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जैसे संयुक्त पत्ती में पर्णप जो होता है, इसमें पर्णप होता है, इसमें कोई कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इसमें है तीसरा है, इसके आधार पर सरल पत्ती में है तीसरा इसके आधार पर अनुपर्ण हो सकते हैं। इसके आधार पर अनुपर्ण हो सकते हैं। संयुक्त पत्ती में मध्य सिरा पिछास के आधार पर अनुपर्ण हो सकते हैं, लेकिन पर्णकों के आधार नहीं पाए जाते हैं। जैसे इसमें जो है पर्णकों का कोई आधार नहीं होता है। और है सरल पत्ती का चौथा, सरल पत्ती शाखा पर अग्रभिसारी क्रम में लगती रहती हैं, अर्थात पुरानी जो पत्ती होती है वो नीचे हो जाती है और नई पत्ती यहाँ से निकलकर नई पत्ती ऊपर होती है। संयुक्त पत्ती में चौथा पर्ण पर अग्रभासरी नहीं लगते हैं, आगे कोई पत्ती नहीं लगती है। अग्रभासरी मीन्स आगे। चलिए तो आप लोगों को डायग्राम से हम समझाते हैं। जैसे यह है सरल पत्ती। एक सरल पत्ती में कौन कौन से आते हैं, नीम है, पीपल है, आम का पत्ता है, ये सरल पत्ती होते हैं। ये पीपल का पत्ता है, ये हिस्से को पर्णव्रत कहलाता है। और ये जो इसमें एक ये सीधी रेखा होती है, जिन भी पत्तियों में एक ये सीधी रेखा हो, समझ लीजिए वो सरल पत्ती है। जो सरल पत्तियाँ होती हैं उनमें ये सीधी रेखाएं होती हैं। और ये जो छोटी छोटी महीन ये रेखाएं खींची होती हैं, ये जो खींची होती हैं इन्हें सरिकाएं कहा जाता है। और ये पत्ते का मध्य सिरा होता है। और ये जो लाइन होती हैं इन्हें सिरा कहा जाता है। और ये पर्ण फलक कहते हैं इन्हें। जो ये रेखाएं निकलती हैं इनसे ये ऐसे ऐसे रेखाएं निकलती हैं, उन्हें पर्ण फलक कहते हैं। और ये पत्ते का पर्ण, ये हिस्सा जो होता है ये पत्ते का पर्णकोर कहलाता है। और जो जहाँ पे पत्ता ख़त्म होता है, हिस्सा पर्णक कहलाता है, जहाँ पे पत्ता ख़त्म होता है। ये जो पत्तियाँ होती हैं ये विभिन्न गहराइयों तक कटे पर्ण फलक वाली सरल पत्तियाँ कहलाती हैं। ये सरल पत्तियाँ होती हैं जिनमें ये बीच में ये रेखाएं खींची होती हैं, वे एक सीधी रेखा खींची हो, समझ लीजिए ये सरल पत्ती कहलाती है। जैसे ये पत्तियाँ हैं ये सब सरल पत्तियाँ हैं। ये आम की पत्ती है, ये पीपल की पत्ती है। इस टाइप से ये जो पत्तियाँ होती हैं ये सब सरल पत्ती कहलाती हैं। और ये पत्तियाँ जो होती हैं ये संयुक्त पत्ती होती हैं, ये संयुक्त पत्ती कहलाती हैं। जो जैसे ये जो होती हैं ये एक यहाँ से ऐसे निकलती है पत्ती, एक यहाँ से ये ऐसे निकलती है, ये एक ही उसमें जुड़ी हुई होती हैं, वो संयुक्त पत्ती कहलाती हैं। जैसे इमली की पत्ती है, बबूल की पत्ती है, समी की पत्ती हैं, ये सब संयुक्त पत्ती कहलाती हैं। ये संयुक्त पत्तियों में होती हैं। जैसे ये निकलती है, ये ऐसे निकलती हैं, ये संयुक्त पत्ती कहलाती हैं। और एक और पत्ती होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है, अभी आज तक कभी क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है, तो इसलिए वो जो तीसरी पत्ती के लिए विषय में मैं बता रही हूँ वो ये संयुक्त पत्ती जैसे जो इधर इधर निकलती हुई होती हैं, ये संयुक्त पत्ती कहलाती हैं। अब देखते हैं हस्ताकार पत्ती। हस्ताकार पत्ती कौन सी होती है, जो ऐसे एक ये निकलती है और इससे एक जुड़कर एक ऐसे जुड़ के बनती हैं, जो बेलपत्र की तरह होती हैं, वे हस्ताकार संयुक्त पत्ती कहते हैं। ये कभी आज तक पेपरों में इसके बारे में कभी पूछा नहीं गया है, आज तक नहीं आया, लेकिन क्या है, ये एक हस्ताकार संयुक्त पत्ती होती है।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का देखते हैं। आदिश एवं सादिश राशि में अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ये क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है। उत्तर है आदिश एवं सादिश राशि में अंतर। आदिश देखते हैं, इनमें केवल परिमाण होता है। इनमें केवल परिमाण होता है तथा चाल होती है, परंतु दिशा नहीं होती है। उदाहरण चाल। सादिश, इसमें परिमाण तथा दिशा होती है। और उदाहरण बल घूर्णन। आदिश में होता है, इसमें केवल परिमाण होता है तथा चाल होती है, परंतु दिशा नहीं होती है। उदाहरण है चाल। सादिश में इसमें परिमाण तथा दिशा होती है। उदाहरण बल घूर्णन। नंबर 39 का देखते हैं। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। यह क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। उत्तर देखते हैं। संवेग संरक्षण का नियम, पिंडों के बिंदु निकाय पर कोई बाह्य बल लगाया जाए तो उस निकाय का कुल संवेग नियत बना रहता है। नियम यह है कि वस्तुओं के किसी भी निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक नियत वेग से चलता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यहाँ पर एन यू बराबर एम भी। एम को शाहित और यू को प्रारंभिक वेग, बी को अंतिम वेग कहते हैं। संवेग की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सभी परिस्थितियों में संरक्षित रहता है, यहाँ तक कि संघटनों में और विस्फोट बलों के कारण होने वाली गति की दिशा में भी, जबकि गतिज ऊर्जा घटन की दिशा में संचित नहीं होती है। किसी भी दशा में हो, यह हमेशा संक्षिप्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 40 का देखते हैं। वर्नियर कैलिपर्स में शून्यक त्रुटि को परिभाषित कीजिए। यह क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में पूछा गया है। देखते हैं। वर्नियर कैलिपर्स में पटरी एक्स किसी पात्र की गहराई का मापन करने हेतु होती है। जिस समय ए एवं बी, सी और डी एक दूसरे को छूते हैं, उसी प्रकार मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल दोनों के शून्यक बिल्कुल एक सीध में नहीं होते हैं, बल्कि उनमें कुछ अंतर होता है। दोनों शून्य अंतर को शून्यक त्रुटि कहा जाता है। जैसे कि एक स्केल होती है उसका ए एवं बी, और डी और सी दो स्केलें होती हैं, उनका ए और बी और सी और डी एक दूसरे को छूते हैं। जब एक दूसरे को छूते हैं तो उसी प्रकार मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल दोनों के शून्य बिल्कुल एक सीध में नहीं होते हैं, बल्कि उनमें कुछ अंतर होता है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वही डिफरेंस शून्यक त्रुटि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का देखते हैं। ठोस द्रव्य एवं गैस की आणविक संरचना। ठोस द्रव्य एवं गैस की संरचना, आप संरचना ही लिखिए, ये नहीं है। चलिए देखते हैं। वे समस्त वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हैं, वे पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थों की अवस्थाएं मुख्यतः तीन मानी जाती हैं। पहली है ठोस, दूसरी है द्रव्य, तीसरी है गैस। पहली ठोस में देखते हैं। ठोस की संरचना। ठोस पदार्थ वे अणु एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। इस कारण इन कणों में परस्पर आकर्षण बल अत्यधिक पाया जाता है। इनके अणुओं में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ठोस पदार्थों के कण अपने स्थल पर लगभग स्थिर रहते हैं। अणुओं में परस्पर आकर्षण बल के कारण इनकी आकृति तथा आयतन निश्चित होता है। दूसरा देखते हैं। द्रव्य की संरचना। द्रव्यों के अणु ठोस पदार्थों की तुलना में कुछ दूर होते हैं। इनके कणों में परस्पर आकर्षण बल भी ठोस पदार्थ की तुलना में कम होता है। ये पदार्थ जिस भी बर्तन में डाले जाते हैं, उनकी आकृति ग्रहण कर लेते हैं। द्रव्य की संरचना होती है। द्रव्यों के अणु ठोस पदार्थों की तुलना कुछ दूर होते हैं। इनके कणों में परस्पर आकर्षण बल भी ठोस पदार्थों की तुलना कम होता है। या पदार्थ जिस भी बर्तन में डाले जाते हैं, उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। गैस। अब गैस की संरचना देखते हैं। थर्ड है गैस। गैसी पदार्थों में अणु बहुत दूर होते हैं। इन अणुओं के बीच आकर्षण बल
ना के बराबर होता है, अतः इनकी आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, घूर्णन गति किसे कहते हैं। घूर्णन गति किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में पूछा गया है। उत्तर देखते हैं। जब कोई वस्तु अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे कोई भी वस्तु एक ही अक्ष पे चारों ओर घूमती है तो वह घूर्णन गति कहलाती है। जैसे लट्टू घूर्णन गति कर रहा है। घूर्णन गति में संपूर्ण वस्तु एक स्थल से दूसरे स्थल को स्थानांतरित नहीं होती है, बल्कि वह अपनी धुरी के चारों ओर निरंतर घूमती रहती है। जैसे बर्तन बनाने वाला कुम्हार का चाक, घूमती हुई फिरकी, पंखे एवं अपने अक्ष पर चलती हुई साइकिल का पहिया घूर्णन गति के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का देखते हैं। गति के दो नियम बताइए। गति के दो नियम बताइए। उत्तर है गति विषयक द्वितीय नियम। गति के द्वितीय नियम को बताइए। उत्तर है हेडिंग है विषयक द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा यह उसी दिशा में होती है जिसमें बल कार्यों को करता है। इस प्रकार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणफल के बराबर होता है। यदि किसी F बल आरोपित करने पर उसमें बल की दिशा में यह त्वरण बल उत्पन्न होता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m हो तो द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर ma। यदि F 0 अर्थात जब वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा होता है तो a बराबर 0 क्यों द्रव्यमान m का मान 0 नहीं हो सकता है। यदि त्वरण का मान 0 है तो इसका अर्थ है कि या तो वस्तु नियत वेग से गतिमान है या विश्राम अवस्था में है। इससे स्पष्ट है कि बल के अभाव में वस्तु अपनी गति या विराम अवस्था को बनाए रहती है। यही गति विषय द्वितीय नियम है। अतः न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम प्रथम नियम का ही एक रूप है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के बल का सूत्र प्राप्त होता है। इसलिए बल का मात्रक किलोग्राम बटे S2 या N होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। गुरुत्व बल तथा पेशी बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। गुरुत्व बल तथा पेशी बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। क्वेश्चन 2016 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। बल के प्रमुख कारक। उदाहरण है हेडिंग है बल के प्रमुख प्रकार। देखते हैं। बल निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है पेशी बल। जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं तो हमारे हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है। हाथ की मांसपेशियों पर उत्पन्न खिंचाव द्वारा वस्तु पर बल लगाया जाता है। पेशियों द्वारा लगाए गए इस बल को पेशी बल कहा जाता है। उदाहरण बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना, पानी से भरी बाल्टी को उठाना, किसी वस्तु को हथौड़े से पीटना, टमाटर को दबाना आदि बल पेशी बल के उदाहरण हैं। नंबर 2 है गुरुत्वीय बल। पृथ्वी पत्थर के टुकड़े को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करते हैं। पृथ्वी पत्थर के टुकड़े को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। सभी वस्तुओं पर गुरुत्व बल कार्य करता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। थर्ड है चुंबकीय बल। देखते हैं। चुंबक लोहे की कीलों को अपनी ओर खींच लेती है। चुंबक द्वारा कीलों पर लगाए बल को चुंबकीय बल कहा जाता है। किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक एवं चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। चौथा है विद्युतीय बल के कारण भी आकर्षण बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए यदि प्लास्टिक के स्केल को सूखे बालों से रगड़कर कागज के टुकड़ों के पास ले
ले जाया जाए तो कागज़ के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा विद्युत बल लगाने के कारण होता है। पाँचवा है घर्षण बल। यदि बहुत तेज़ दौड़ते हुए आपका पैर अचानक से केले के छिलके पर पड़ जाए तो आप गिर पड़ेंगे। यदि सिलबट्टे के दांत घिस जाएं, यदि आटा चक्की के पटे घिस जाएं तो क्या होगा? चक्की गति नहीं करेगी। घर्षण बल की मात्रा बहुत कम होने के कारण ऐसा होता है। घर्षण बल की मात्रा बहुत कम होने के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का देखते हैं। पौधों में जड़ों के भागों के रूपांतरण का वर्णन कीजिए। 45 है। पौधों के जड़ों के भागों का रूपांतरण वर्णन कीजिए। उत्तर है जड़ें दो प्रकार की होती हैं। पहला है मुस्कुला जड़ें, दूसरा है अवस्थानी जड़ें। जड़ें पौधों को भूमि में स्थिरता प्रदान करने तथा जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण कार्य करती हैं, परंतु इनके अतिरिक्त जड़ें कुछ अन्य कार्य के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। पहला है मुस्कुला जड़ रूट। यह संचित खाद्य के कारण फूली हुई, गूदेदार और विभिन्न प्रकार की होती हैं। ये भी 3 टाइप की होती हैं। पहली है शंकुर रूप। यह जड़ ऊपर से चौड़ी फिर नीचे से पतली होती जाती है, जैसे गाजर की। ये शंकुर रूप जड़ें होती हैं। नंबर 2 है जलकुंभी रूप। इस प्रकार की जड़ों के ऊपर का भाग घड़े के समान फूला और निचला भाग एकदम पतला होता है, जैसे शलजम। नंबर 3 है तर्कूर रूप। जड़ मध्य से फूली हुई परंतु दोनों सिरों शीर्ष तथा आधार पर पतली होती हैं, जैसे मूली। मुस्कुला जड़ें बीजों को अंकुरन से मुस्कुला जड़ का निर्माण होता है, जो पौधे की मुख्य जड़ कहलाती है। इसी से अनेक शाखाएं निकलती हैं। जैसे जब हम बीज जमीन में काटते हैं तो उसमें एक मुस्कुला जड़ निकलती है जो जमीन के अंदर जाती है, जो पौधे को स्थिरता प्रदान करती है, और उसी से एक अंकुरन निकलता है। उससे अनेक शाखाएं निकलती हैं जो जमीन से जल और खनिज को अवशोषित करती हैं। मुस्कुला जड़ें भूमि में अधिक गहराई तक जाती हैं। ऐसी जड़ें द्विबीज पत्री पौधे की होती हैं, जैसे चना, मटर, इमली की विशेषताएं होती हैं। ये द्विपत्री पौधे की जड़ें होती हैं। ये भी 3 प्रकार की होती हैं। मुस्कुला जड़ें भी 3 प्रकार की होती हैं। चौथा है गांठदार जड़। यह फूली हुई गूदेदार होती है, परंतु कोई निश्चित आकार नहीं होता है। उदाहरण गुलबाश, जिसे कहते हैं गुलामास कहते हैं, या गुलबाश कहा जा सकता है। नंबर अब 2 में देखते हैं अपस्थानीय जड़ें क्या है। दूसरे में अपस्थानीय जड़ें देखते हैं। जब जड़ मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी और स्थान से विकसित होती हैं तथा अपस्थानिक जड़ कहलाती हैं। तब वे किसी और स्थान से विकसित होती हैं, तब अपस्थानीय जड़ें कहलाती हैं। अल्पायु जड़ों में समाप्त होने पर भी अपस्थानीय जड़ें निकलती रहती हैं। के भी अलग अलग टाइप होते हैं। पहला है रेशेदार। इसमें है पहले रेशेदार रेशेदार जड़ें बहुत पतली तथा जंतु के समान होती हैं। जंतु के समान इसलिए होती हैं क्योंकि ये जड़ें पेड़ों पे बेल की तरह पेड़ों पे फैलती हैं और धीरे धीरे जिस पेड़ पर फैलती हैं उसी को चूसने लगती हैं, तो इन्हें जंतु के समान कही जाती हैं। ये जड़ें जंतु के समान कही जाती हैं। नंबर 2 है कंदगुच्छ। कंद जड़ों में भोजन संचित होने के कारण ये फूल जाती हैं। कंद के जड़ों में भोजन संचित होने के कारण ये फूल जाती हैं तथा गुच्छे बना लेती हैं, जैसे शकलकंद, एक एस्पेरागस आदि। नंबर 3 है ग्रंथिमय। जिन जड़ों के सिरे फूल जाते हैं उन्हें ग्रंथिमय जड़ें कहा जाता है, जैसे मेलिटॉस।
नंबर 4 है जटामूल। जब पर्व संधियों से जड़ें मिलकर भूमि की ओर बढ़ती हैं तथा भूमि के अंदर घुसकर रस्सीनुमा संरचना निर्मित कर देती हैं तो जटा मूल जड़ कहलाती हैं। जैसे मक्का की जड़ें और बरगद की जड़। नंबर 5 है माणी रूपाकार जड़ें। जब जड़ एक निश्चित अंतर के बंद मोती की भांति फूलती हैं तो वह मणि रूपाकार कहलाती हैं। जैसे वाइट्स। नंबर 6 देखते हैं आरोही मूल के देखते हैं। आरोही जड़ें पर्व संधियों पर निकलती हैं। और आरोही को चढ़ाने में सहायता करती हैं, जैसे मनी प्लांट, मोस्टेरा आदि। नंबर 7 है श्वसन जड़ें। ये जड़ें लवणोद्भिद पौधों में पाई जाती हैं। ये भूमि में जब हवा ऑक्सीजन की कमी होती है तब श्वसन की क्रिया करने हेतु कुछ जड़ें भूमि से ऊपर निकलकर श्वसन करने लगती हैं। इन्हें श्वसन जड़ें कहा जाता है, जैसे एविसिनिया जूसिया इत्यादि। स्तंभ मूल। जब जड़ें शाखाओं से निकलकर भूमि में चली जाती हैं तथा पेड़ को स्तंभ की भांति दृढ़ता प्रदान करती हैं। जैसे जो जड़ें जमीन में चली जाती हैं और पेड़ को स्थिरता प्रदान करती हैं, दृढ़ बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं, वे स्तंभ जड़ें कहलाती हैं। तो वे स्तंभ मूल जड़ें कहलाती हैं। जैसे बरगद की जड़ें स्तंभ मूल जड़ें कहलाती हैं। नंबर 9 का देखते हैं हुई जड़ें। पदपों में वायवीय जड़ें मिलती हैं। इन जड़ों में बेलामान उक्त पाया जाता है। यह बेलामन वायु से नमी सोख लेता है। जैसे अंकुरण की जड़ें। जैसे नंबर 10 है पर्णल जड़ें। जब पत्तियों से जड़ें निकलती हैं तो यह जड़ें पर्णल जड़ें कहलाती हैं। जैसे पत्थरचटा। जब पत्तियों से जड़ें निकलती हैं यह जड़ें पर्णल जड़ें कहलाती हैं। जैसे ये पत्ती होती हैं और यहाँ से ही जड़ें निकलने लगती हैं। जैसे पत्थरचटा की जड़ें यहाँ से निकलने लगती हैं, उन्हें पर्णल जड़ें कहलाती हैं, जैसे पत्थरचटा। नंबर 11 का देखते हैं परजीवी जड़ें पोषक तने में घुसकर भोजन चूस लेती हैं, जैसे डेंड्रोपथी। नंबर 12 देखते हैं जड़ें परवलयाकार जड़ें। इसकी डेफिनेशन है कुछ पौधों की जड़ों में वलयाकार रचनाएं पाई जाती हैं, जैसे आक्रीड। क्वेश्चन नंबर 46 का देखते हैं गति किसे कहते हैं? गति के प्रकार बताइए। यह क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया। उत्तर देखते हैं गति यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है, समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की वह अवस्था ही गति कहलाती है। गति के प्रकार हैं। एक है सरल रेखी गति के प्रकार। पहला है सरल रेखी गति, दूसरा है वृत्तीय गति, तीसरा है घूर्ण गति, चौथा है दोलन गति, पांचवी है अवृत्ति गति, छठा है प्रच्छी गति। क्वेश्चन नंबर 47 का देखते हैं तंबाकू के सेवन से होने वाली दो हानियाँ लिखिए। तंबाकू के सेवन से होने वाली 2 हानियाँ लिखिए। यह क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया है। उत्तर है पहला है कैंसर। तंबाकू का सेवन करने से होने वाली बीमारी है पहला है कैंसर होने के कारणों में सबसे बड़ा योगदान तंबाकू का ही होता है। कैंसर होने के कारणों में सबसे बड़ा योगदान तंबाकू का ही होता है। तंबाकू के सेवन से अनेक प्रकार के होने वाले रोगों में कैंसर प्रमुख है। इससे फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। तंबाकू में निकोटीन, आर्सेनिक, क्रोमियम आदि कैंसर पैदा करने वाले प्रभु तत्व पाए जाते हैं। नंबर 2 है तंबाकू का ज़्यादा सेवन करने से स्वाद तथा सूंघने की शक्ति प्रभावित होती है, साथ ही अस्थमा तथा कई संक्रमण रोग हो जाते हैं। 48 का देखते हैं बीजाणुनाश से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकार बताइए। उत्तर देखते हैं बीजाणुनाश से आशय। बीजाणु का बीजाणासन पर
तथा बीजाणुशय का अंडाशय में हुआ अभिविनाश बीजाणुशय कहलाता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सीमांत। सीमांत में जंगाए एक अंडपी या बहुअंडपी युक्तांडप होता है एवं इसमें बीजाणु कतार में एक किनारे से लगे हुए होते हैं। नंबर 2 है आच्छी। नंबर 2 है आच्छी। इसमें जंगाए द्वि या बहुअंडपी बहुकोष्ठकी एवं युक्तांडपी होता है। इसका बीजाणुशय केंद्रीय होता है। नंबर 3 है भृत्य। जंगाए द्वि से बहुअंडपी युक्तांडपी तथा एक कोष्ठी होता है। इसमें बीजाणु परिधि पर दो निकटस्थ बीजाणुअंश में जुड़े होते हैं। नंबर 4 देखते हैं मुक्त स्तंभी। इसमें जंगाए द्वि से दो से बहुअंडपी युक्तांड तथा कोष्ठकी होता है। इसके बीजाणु केंद्रीय स्तंभ पर उत्पन्न होते हैं। नंबर 5 है आधारी। इसमें एक या अधिक बीजाणु अंडाशय के आधार पर लगे रहते हैं। नंबर 6 है परिभिति में जंगाए बहुअंडपी युक्तांडप बहुकोष्ठकी होता है। वास्तव में बीजाणुआसन परिधि में के अंदर की ओर वृद्धि करता है, जिससे यह संपूर्ण अंतःस्थ पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का देखते हैं। निषेचन क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 का देखते हैं। निषेचन क्या है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं। निषेचन बीजाणु से भ्रूणकोश में प्रवेश करने के पश्चात पांग नलिका का शीर्ष गल जाता है तथा इसमें उपस्थित नलिकाएं केंद्र भी लुप्त हो जाता है। दोनों नर युग्मक अब भ्रूणकोश के जीवद्रव्य मुक्त हो जाते हैं तथा इसमें एक अंड कोशिका में घुसकर उसके केंद्र के साथ संलयित हो जाता है। इस प्रकार मुख्य निषेचन क्रिया खत्म हो जाती है। में युग्मजन का निर्माण होता है। यह युग्मजन आगे चलकर भ्रूण द्वारा नर युग्मज द्विध्रुवी केंद्रकों या द्विगुणी केंद्रकों के साथ संलयन करके एक द्विगुणित केंद्र निर्मित करता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र कहते हैं। इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बार बार विभाजित हो जाता है तथा इसके फलस्वरूप सभी केंद्रकों के चारों ओर भ्रतियाँ बन जाती हैं। इस प्रकार जो ऊतक बनता है उसे भ्रूणपोषण कहा जाता है। भ्रूणपोषण में भोजन पदार्थ एकत्र हो जाता है। यह भ्रूण के परिवर्धन के समय उसे पोषण प्रदान करता है। दोहरा निषेचन होने के कारण आवृत बीजियों की यह क्रिया द्विनिषेधीय कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 50 का देखते हैं। पर परागण के दो लाभ बताइए। परागण के दो लाभ बताइए। उत्तर है हेडिंग देते हैं पर परागण के लाभ। यह क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया है। पहला है पर परागण से बने बीज अपेक्षाकृत दंड स्वरूप तथा संख्या में अधिक होते हैं। इससे उत्पन्न पौधे भी अधिक मजबूत, अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं। नंबर 2 है पर परागण होने पर ही कृत्रिम परागण करके नई आवरण तथा वांछित लक्षणों वाली जातियाँ उत्पन्न की जाती हैं। तो आप लोगों को अगर मेरे चैनल पे जो भी वीडियो हैं उनसे ज़रा सी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसी आप लोगों की हेल्प होती है। क्वेश्चन नंबर 51 का देखते हैं। पौधों में अनुकूल का विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं। विभिन्न प्रकार के वातावरण में पौधे अपने आप को जीवित रखने हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं। इसे पौधे का अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन के आधार पर पौधे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है फर्स्ट पौधे। जलोद्भिद पौधों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। ये पौधे जल में रहते हैं। बी, पत्तियां प्रायः कटी फटी होती हैं।
सी तना कमज़ोर तथा स्पंजी होते हैं। डी जड़ें अल्प विकसित होते हैं। ई पौधों में पत्तियों पर श्लेष्म पाए जाते हैं, जिसे यह जल के प्रभाव से बचे रहते हैं, जैसे हाइड्रिया, यूट्रिकुलेरिया, कमल, सिंघाड़ा, जलकुंभी आदि। नंबर 2 है मरुद्भिदु पौधे। इसमें है ये पौधे शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं। बी है जड़ें विकसित होती हैं। सी है तना मोटा गूदेदार होता है। डी है पत्तियां नुकीली तथा कांटों में रूपांतरित होती हैं, जैसे कैक्टस, नागफनी, रस्कस, बबूल आदि। थर्ड है लवणोद्भिद पौधे। इसमें है ये पौधे खनिज लवणों की अधिकता वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। बी है तना मोटा तथा सरस होता है। सी है पत्तियां मोटी एवं चमकीली होती हैं। डी है इसमें श्वसन जड़ें पाई जाती हैं, जैसे सीजिया। 52 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। विभिन्न प्रकार के चुंबकीय पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं। कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ओर चुंबकित होते हैं, जबकि कुछ पदार्थ क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। उपयुक्त आधार पर पदार्थों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं तथा किसी चुंबक के निकट लाए जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकित्व का गुण प्रायः उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, अतः जल, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, हीरा, पारा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नमक आदि। सेकेंड है अनुचुंबकीय पदार्थ किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं तथा किसी चुंबक के निकट आ जाने पर आकर्षित होते हैं। उदाहरण ऑक्सीजन, प्लेटियम, सोडियम, एल्यूमीनियम, मैग्नीज आदि। अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिसे स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। इसे परमाणु चुंबक कहा जाता है। अनुचुंबकित्व का गुण प्रायः उन पदार्थों में पाया जाता है जिसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। तीसरा है लोहा चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ कहे जाते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं तथा किसी चुंबक के निकट आ जाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि। लोहा चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के अत्यंत संघन कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसे डोमेन कहा जाता है, जिन्हें डोमेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। गति के तृतीय नियम को बताइए। उत्तर है गति विषयक तृतीय नियम हेडिंग है, या प्रतिक्रियाओं का नियम। उत्तर देखते हैं। जब कोई एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा पिंड भी अपने पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है, अर्थात प्रत्येक क्रिया को उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहा जाता है। यह न्यूटन का सबसे महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। उदाहरण, माना कि दो पिंड आ तथा वा हैं जो एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं। माना कि दो पिंड हैं आ और वा जो एक दूसरे पर बल अपना लगा रहे हैं। यदि पिंड आ पर पिंड बा द्वारा लगाया बल आरोपित बल F है तथा पिंड वा पर
पिंड आ द्वारा आरोपित बल F है, तब न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार F बराबर -F। इन दोनों बलों में से एक को क्रिया तथा दूसरे को प्रतिक्रिया कहा जाता है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया परिमाण में बराबर तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत होती है। समान क्रिया तथा प्रतिक्रिया सदैव भिन्न पिंडों पर लगती है, अतः न्यूटन के तृतीय नियम को प्रतिक्रियाओं का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के संबंध में दो तथ्य महत्वपूर्ण हैं, वो भी देख लेते हैं। ये है, हम यह नहीं जान सकते कि अमुक बल क्रिया है तथा अमुक बल प्रतिक्रिया। हम यह नहीं जान सकते हैं कि अमुक बल होता है वह क्रिया है या प्रतिक्रिया है। हम केवल यह जान सकते हैं कि एक बल क्रिया है तथा दूसरा बल प्रतिक्रिया है। वह क्रिया तथा प्रतिक्रिया सदैव अलग अलग पिंडों पर लगती हैं, एक ही पर नहीं। उपयुक्त उदाहरण में एक बल F क्रिया या प्रतिक्रिया पिंड A पर लगा रहा है, जबकि दूसरा F प्रतिक्रिया या क्रिया पिंड बा पर बल लगा रहा है। न्यूटन के तृतीय नियम के दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसमें से प्रमुख उदाहरणों का विवरण निम्नलिखित है। यह है बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। इसका कारण है कि जितना बल बंदूक गोली पर लगाती है उतनी ही तेजी से हमें झटका लगता है। जितना बल बंदूक गोली पर लगाती है हमें भी उतनी ही तेजी से झटका लगता है। वह घोड़ा गाड़ी खींचते समय अपनी पिछली टांगों से पृथ्वी को पीछे की ओर दबाता है, जिससे प्रतिक्रिया स्वरूप पृथ्वी घोड़े पर आगे की ओर बल लगाती है तथा गाड़ी आगे बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति नौका से कूदता है तो वह अपने पैरों से बल लगाकर नाव को पीछे की ओर धकेलता है, जिसके फलस्वरूप नौका भी व्यक्ति पर आगे की ओर बल लगाती है तथा व्यक्ति किनारे पहुंच जाता है। न्यूटन ने तृतीय नियम पर आधारित और भी कई उदाहरण दिए हैं, जैसे रॉकेट का आगे बढ़ना, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर पड़ना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना आदि ये थर्ड नियम के उदाहरण में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का देखते हैं। घर्षण बल किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया। उत्तर देते हैं। घर्षण बल वह गुण है जिसके कारण दो भिन्न या विषम वस्तुओं के मध्य प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है, जो एक वस्तु को दूसरे के सापेक्ष सामने खिसकाने का विरोध करते हैं। बल जो सदैव वस्तु की संभावित गति या खिसकाने की दिशा में विपरीत कार्य करता है, घर्षण बल कहलाता है। दो सतहों के बीच सापेक्ष गति प्रारंभ होने से पूर्व इन सतहों के मध्य घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। स्थिति घर्षण बल कहा जाता है जिस समय सतहों में सापेक्ष गति होती है। इसके मध्य घर्षण बल को गतिज ऊर्जा घर्षण कहा जाता है। घर्षण बल के प्रकार। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं, इनका विवरण निम्नलिखित है। पहला है स्थितिक घर्षण। पहला है स्थितिक घर्षण यानी कि स्थिति पूर्ण घर्षण। दूसरा है संपीड़ित घर्षण। तीसरा है लोटनिक घर्षण। दूसरा है संपीड़ित घर्षण, तीसरा है लोटनिक घर्षण। पहला है स्थितिक घर्षण। यदि जमीन पर लकड़ी का टुकड़ा रखा होता तथा उसे खिसकाने के हेतु बल लगाया जाए तो वह नहीं खिसकता, अतः दोनों सतहों के बीच एक घर्षण बल कार्य करता है। इस घर्षण बल को ही स्थितिक घर्षण बल कहा जाता है। इसका परिमाण लगाए गए बल के बराबर तथा दिशा बल के विपरीत होती है। दूसरा है संपीड़ित घर्षण। जब कोई वस्तु धरातल पर खसकती है तो खसकने वाली वस्तु एवं धरातल के मध्य लगने वाले घर्षण बल को संपीड़ित घर्षण बल कहते हैं।
हैं, जैसे बिना पहिए की किसी गाड़ी को जमीन पर खींचने पर गाड़ी एवं जमीन के मध्य लगने वाले घर्षण बल सपीर घर्षण बल होता है। नंबर 3, लौटनिक घर्षण। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो दो सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को लौटनिक घर्षण बल कहा जाता है। जैसे समस्त वाहनों के पहियों तथा जमीन की सतह के मध्य लगने वाले घर्षण बल लौटनिक घर्षण बल होता है। क्वेश्चन नंबर 55 का देखते हैं। क्वेश्चन है, बीजों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? किन किन विधियों द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है? अथवा जल द्वारा बीजों के प्रकीर्णन पर एक लघु टिप्पणी लिखी है। यह क्वेश्चन सन 2015 और सन 2015 के बैक पेपर में आया। अथवा बीजों के प्रकीर्णन किस किस माध्यम द्वारा होता है? यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया। उत्तर देखते हैं। बीजों के प्रकीर्णन से आशय है बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलने की क्रिया को बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन की विधियाँ। प्रकीर्णन के प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है वायु द्वारा। बीजों के प्रकीर्णन हेतु हवा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जो बीजों को उनके पैतृक पौधों से काफ़ी दूर ले जाती है। इस प्रकार के बीजों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। ए है बीज सूक्ष्म तथा हल्के होते हैं। बी है कुछ बीजों में वायु में तैरने या उड़ने के लिए विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, जो बीजों के प्रकीर्णन में सहायता करती हैं। क्लोट्रोपिस एवं सेमल में रुई जैसे बालों का गुच्छा होता है। नंबर 2, स्फुटन द्वारा। कुछ पौधों में फल बल के साथ फटते हैं और 1 मीटर से भी अधिक दूर पर फेंक दिए जाते हैं तथा 1 मीटर से भी 1 मीटर दूर गिरते जाते हैं। अथवा इफोरिबिया, मटर, सेम आदि फलों में परासरण दाब उत्पन्न होता है, जिसके कारण बीज पत्र सहित दूर स्थानों तक फेंक दिए जाते हैं। कुछ पौधे फलों व बीजों के प्रकीर्णन हेतु कुछ बाह्य कारकों जैसे वायु, जल तथा जंतुओं पर निर्भर हैं। नंबर 3 है पानी द्वारा। जल के भीतर या उसके निकट उगने वाले पेड़ों में फलों या बीजों का विकर्ण जल द्वारा किया जाता है। नारियल का फल धारा के साथ बहुत दूर तक विकर्णन हेतु अनुकूलित होता है। इसकी बाह्य फल भित्ति में जल प्रवेश नहीं कर सकता। इसकी मध्य भित्ति के रेशों में वायु भरी होती है, जिससे यह हल्का हो जाता है और दूर स्थानों पर चला जाता है। कमल में भी जल द्वारा विकर्णन होता है। नंबर 4 है जंतुओं द्वारा। कुछ पौधों में फलों में कांटे होते हैं, जिसकी मदद से ये जीव जंतुओं या पशुओं की त्वचा में चिपक जाते हैं और इस प्रकार बहुत दूर तक चले जाते हैं। इस प्रकार जीव जंतु बीजों का प्रकीर्णन करते हैं। नंबर 5 है पक्षियों द्वारा। पक्षी भी बीजों के अंकुरण हेतु महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पक्षी अंजीर, अंगूर, आलू बुखारा, अमरूद आदि के फल खाते हैं, बीजों का पाचन नहीं कर पाते हैं और विष्ठा के साथ बाहर निकल जाते हैं। ये बीज अंकुरित हो जाते हैं। जहाँ पक्षियों द्वारा बीज पहुँच जाता है, उसी स्थान पर पेड़ उग आता है। नंबर 6 है मानव द्वारा। मानव भी फसलों, फल वृक्षों, सजावटी वृक्षों तथा पत्तों के बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न के साथ कुछ खरपतवारों का वितरण में भी मनुष्य द्वारा अनजाने में हो जाता है। 56 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का शून्यक त्रुटि किसे कहते हैं? शून्यक त्रुटि किसे कहते हैं? उत्तर देखते हैं। हेडिंग है शून्यक त्रुटि। साधारण पैमाने द्वारा किसी रेखा की लंबाई मापने के लिए रेखा के एक सिरे पर प्रायः साधारण पैमाने की शून्य रेखा को सीध में रखा जाता है। रेखा के दूसरे सिरे का पार्ट ही रेखा की लंबाई होती है। प्रयोग करते करते पैमाने के सिरे घिसकर गोल हो जाते हैं, जिससे शून्य की रेखा स्पष्ट नहीं हो पाती है। अब ऐसी स्थिति में पैमाने का शून्य
से आगे वाला कोई निशान रेखा के प्रारंभ की सीध में रखा जाता है। इसे स्केल में शून्यक त्रुटि कहा जाता है। रेखा के प्रारंभिक बिंदु का पाठ ही शून्यक त्रुटि है। रेखा के दूसरे सिरे में पैमाने का पाठ में से एक शून्यक त्रुटि घटाकर शुद्ध पाठ को ज्ञात कर लेते हैं। वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जड़ों में को मिलाने पर मुख्य पैमाने का शून्य वर्नियर पैमाने के शून्य की सीध में होना चाहिए। ऐसा होने पर कहा जाता है कि वर्नियर में कोई शून्यक त्रुटि नहीं है, परंतु कभी कभी दोनों पैमानों के शून्यक चिन्ह एक सीध में नहीं होते हैं, उनमें कुछ विभिन्नता होती है। इस अंतर की शून्यक त्रुटि कहा जाता है। शून्यक त्रुटि निम्न दो प्रकार की होती हैं। पहली है धनात्मक शून्य त्रुटि, दूसरा है ए है धनात्मक शून्यक त्रुटि, बी है ऋणात्मक शून्यक त्रुटि। है धनात्मक शून्य त्रुटि यदि दोनों जबड़ों को मिलाने पर वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के दाईं ओर रहता है तो शून्यक त्रुटि धनात्मक कहलाता है। इसे ज्ञात करने हेतु हम सर्वप्रथम यह देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का कौन सा खाना मुख्य पैमाने की किस खाने से मिलता है। इस खाने की संख्या में वर्नियर अल्पात्मक का गुणा करके शून्यक त्रुटि ज्ञात कर ली जाती है। शुद्ध पाठ ज्ञात करने हेतु प्रेक्षित पाठ में से एक त्रुटि को घटा दिया जाता है। बी है ऋणात्मक शून्यक त्रुटि यदि दोनों जबड़ों को मिलाने पर वर्नियर पैमाने का शून्यक मुख्य पैमाने के शून्यक के बाईं ओर रहता है तो शून्यक त्रुटि ऋणात्मक कहलाती है। शुद्ध पाठ ज्ञात करने के लिए शून्यक त्रुटि हमेशा प्रेक्षित पाठ में से घटाई जाती है, अतः शून्यक त्रुटि ऋणात्मक होने पर जुड़ जाती है। इसे ज्ञात करते समय इस सावधानी का ख्याल रखा जाता है कि वर्नियर पैमाने का जो खाना मुख्य स्केल के किसी खाने की ठीक सीध में पड़ता है उसे वर्नियर पर बने कुल खानों की संख्या सामान्यतः 10 होती है संख्या में घटा देते हैं और सामान्यतः यानी 10 से घटा देते हैं और प्राप्त संख्या को अल्पतांक के गुणा करके प्राप्तांक से गुणा करके ऋणात्मक शून्य त्रुटि ज्ञात कर लेते हैं। हम 56 तक ही क्वेश्चन रखते हैं, इसके आगे कल की वीडियो में देखेंगे। और आप लोगों को हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि जैसे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे ही रटने हैं, सारे ही पक्के आप लोग बिल्कुल एकदम माइंड में रिवाइज कर लीजिए, और जो शॉर्ट हैं वो भी। और जैसे जो लॉन्ग होते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उनकी आप लोग हेडिंगें बहुत ही अच्छे से माइंड में रिवीजन कर लीजिए, माइंड में एकदम फिट कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को जैसे जो बड़े 50 नंबर के पेपर होते हैं उनमें 2 घंटे दिए जाते हैं, और जो 25 नंबर का तुम्हें होता है उसमें सिर्फ 1 घंटा दिया जाता है हल करने के लिए। तो उसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं 5 क्वेश्चन और शॉर्ट होते हैं 6 शायद शॉर्ट होते हैं, बाकी क्वेश्चन जो हैं लॉन्ग होते हैं। तो उसमें लॉन्ग में जो है आप लोगों को, और ऑब्जेक्टिव जो भी हैं आप लोग ऑब्जेक्टिव जब पूरे याद कर लेंगे और एकदम माइंड में रिपीट होंगे तो फीड होंगे, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव सारे आप लोगों को सही करके आना है। अगर ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सही हो गए और शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और उसके बाद में लॉन्ग में जो है, अगर आप लोगों के पास लॉन्ग में हेडिंग याद होंगी, उसमें हेडिंग आप जो भी होती हैं इसकी उसमें लिख दीजिए, उसमें हेडिंगें सारी लिख दीजिए। उसमें अगर आप लोग जैसे टाइम ना बचा, टाइम की अभाव होने के कारण आप लोग उसमें हेडिंगों में अगर डाल के और थोड़ा कुछ लिख देंगे उसी के विषय में, तो भी आपके पूरे नंबर नहीं कटेंगे, आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इन जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं इनकी हेडिंगें बिल्कुल अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, अच्छे से माइंड में रिवाइज़ कर लीजिए, ताकि आप लोगों को पेपरों में अगर टाइम का अभाव हो तो कोई भी क्वेश्चन याद है, उसकी हेडिंगें याद है, तो आप उन्हें डाल के, अगर उन पर नहीं टाइम बच रहा है तो थोड़ा कुछ लिख दीजिए, उनके विषय में थोड़ा लिख दीजिए, ताकि जैसे इसमें है ऋणात्मक शून्यक त्रुटि, अगर हमारे पास टाइम का अभाव है तो हम ये हेडिंग डाल के और इसमें लिख देंगे, यदि दोनों जबड़ों को मिलाने पर वर्नियर पैमाने का शून्यक के बाईं ओर रहता है, इतना। और जो अगर हमारे पास टाइम नहीं बचा है, अगर इतना भी लिख दिया तो भी हमारे नंबर पूरे नहीं कटेंगे, हमें जो है अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर तभी मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोगों इनकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनकी हेडिंगें जरूर रिपीट कर लीजिए अच्छे से माइंड में, ताकि
और ये वीडियो मल्टीपल टाइम आप लोग देखते रहिए ताकि ये हेडिंगें आप लोगों को एकदम रिवीजन हो जाए आप लोगों का, और अच्छे से याद हो जाए, ताकि आप लोग पेपरों के टाइम पे कोई भी सिलेबस से कुछ भी कोई भी हेडिंग भूले ना। और आप लोगों को यदि मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आप लोगों के लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने कॉलेज ग्रुप में जहाँ भी आप लोगों ने एडमिशन लिया उस कॉलेज ग्रुप में शेयर करें, और जो भी आपके फ्रेंड हो उन सबको शेयर करें। चलिए बाय, टेक केयर।